ओके, सो व्हाट इज़ वेव ऑप्टिक्स? सी बेसिकली ये लाइट का वो वाला पार्ट है जिसमें लाइट इज ट्रीटेड एज अ वेव. जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, अराउंड अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था. देवर टू ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट. ये जो टू ग्रुप्स थे उनका ये था, आदित्य प्लीज़ टाइम का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? तनिष टाइम ध्यान रखना है अपने को. लेट होगा तो दिख रहा है बट नहीं होना है लेट हमको, ठीक है? ओके, सो क्या इन दोनों ग्रुप्स की फ़िलॉसफी थी? एक बोलता था कि लाइट वेव है और दूसरा बोलता था कि लाइट रे है या फिर पार्टिकल है. सो जो न्यूटन की लॉबी थी वो बोलती थी कि लाइट जो है वो पार्टिकल है या रे है, और जो नॉन न्यूटन की लॉबी थी बाकी सारे जो गरीब साइंटिस्ट थे, अब न्यूटन के साथ जो नहीं दोस्तों गरीब साइंटिस्ट ही बोलेंगे, तो जितने भी जो इज़्ज़तदार साइंटिस्ट थे वो न्यूटन की साइड आ जाते थे उस टाइम पे, क्योंकि न्यूटन जो बोल रहा है उसके बाद में दम होता था, तो एक उसका कहते ना एक ऑरा था. तो उस चक्कर में जो छोटी सी लॉबी थी जो ये केप्ट ऑन सेइंग कि नहीं भाई लाइट वेव है, बट इनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था कि लाइट वेव क्यों है. अब ये समझ लो ना कि अभी आज आप जानते हो कि लाइट वेव है, हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप पूरी फिजिक्स मैच्योर हो चुकी है, लेकिन ये बात कर रहे हैं यार हम 100-150 साल पहले की, राइट? जब फिजिक्स इवॉल्व हो रही थी तब की बात हो रही है ये. तो उस समय का कॉन्टेक्स्ट आप समझो कि मतलब ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कुछ ये है, अमेरिकन्स बोल रहे हैं, जर्मन्स कुछ और बोल रहे हैं, सब लोग अपना अपना थ्योरी प्रूफ करने में लगे हुए हैं, राइट? तो वही कुछ ऐसा चल रहा था, एक फिजिक्स वॉर टाइप चल रहा था उस टाइम. तो ये जो ग्रुप था जो लाइट को वेव बोलता था, इनके पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं था, तो उस चक्कर में न्यूटन की बात मान ली गई. बोला ठीक है भाई, आप बोल रहे हो कि लाइट जो है पार्टिकल है और रे की तरह ट्रीट होना चाहिए, तो वो रे ऑप्टिक्स ही पढ़ते थे सब लोग. फिर आई डोंट रिमेंबर द ईयर, मे बी मिड 19th सेंचुरी में एक बंदा था थॉमस यंग. थॉमस यंग, इस बंदे ने कुछ रिवोल्यूशनरी किया इन दिस स्पेस. इसने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट आज देखेंगे, आई विल शो यू द डेमो. इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें दिखाया कि जैसे साउंड वेव के इंटरफेरेंस से हमको कहीं कहीं पे लाउड साउंड, कहीं कहीं पे लो साउंड. आपने बीट्स पढ़ा था ना, बीट्स, जब दो वेव्स इंटरफेयर करते वी हेयर बीट्स. तो जो साउंड में जो वो प्रॉपर्टी थी वो उसने एक एक्सपेरिमेंट था YDSE, इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इसने ये करके दिखाया कि जैसे साउंड वेव इंटरफेयर करती है वैसे ही लाइट भी इंटरफेयर कर रही है, और इंटरफेयर करके कहीं पे डार्क हो रहा है, कहीं पे ब्राइट हो रहा है, कहीं पे डार्क हो रहा है, कहीं पे ब्राइट हो रहा है. उस तरीके की चीज़ पैटर्न बना के उसने दिखाया. तब उसने बोला कि देखो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ब्राइट और डार्क, जो अभी देखेंगे ब्राइट और डार्क, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती थी जब दो लाइट्स इंटरफेयर करें एज अ वेव. तो उस बात पे सबने वो एक्सपेरिमेंट देखा. ही डेमोड द एक्सपेरिमेंट टू ऑल द बिगीज ऑफ दैट टाइम. सो ही डेमोड, ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम. सो उसका नाम भी खैर थॉमस यंग ही है, लेकिन ठीक है. एनीवेज वो बहुत यंग था. और सोचो मतलब जब एक तरफ आपके सामने उस टाइम के मेच्योर्ड साइंटिस्ट लोग बैठे हो, राइट, आप उनको प्रूव कर रहे हो. उसने वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, वेरी इंडिजिनसली उसने वो किया और सामने दिखा दिया ये तो इंटरफेरेंस हो रहा है. जब सबने देखा, देन प्रूफ ऑफ द पुडिंग वाज देयर, नो वन कैन डिनाई कि भाई लाइट वेव नहीं है. तो फिर उसको फिर वेव की तरह ट्रीट किया गया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया. और लाइट की 3 प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ एक्सप्लेन होती हैं वेव से, वही इस चैप्टर का स्कोप भी है. वही 3 चीज़ें हमें पढ़नी है. तो अगर मैं उन तीनों चीज़ों का नाम लेना चाहूँ तो पहली चीज़ है वो इंटरफेरेंस, राइट, जिसकी वजह से वी सी डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स व्हेन टू लाइट सोर्सेज इंटरफेयर. दूसरी चीज़ है इसकी डिफ्रैक्शन. दिस इज बेसिकली इंटरफेरेंस का ही एक दूसरा फॉर्म है डिफ्रैक्शन. व्हेन लाइट बेसिकली लाइट बेंड्स around the corners.
सो लाइट की बेंडिंग जो है वो तभी पॉसिबल थी जब लाइट को ऐसे वेव ट्रीट किया जाए, डिफ्रैक्शन। और तीसरी चीज़ है इसका, अगर आप किसी ने अगर इसका एग्जांपल देना चाहो तो आप लोगों ने, आई मीन यू गाइज माइट हैव सीन, यू एनीवन सीन कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीज, ऐसा सिल्वर कलर का ऐसे रहता था राउंड राउंड। अभी तो पेन ड्राइव चलता है तो मुझे पता नहीं आप लोगों के टाइम पे वो था कि नहीं था। तो उसमें आपने देखा होगा थोड़ा सा ऐसे ग्रेटिंग्स रहते हैं, लाइन से, अगर उसको आप थोड़ा सा टिल्ट करके देखो तो यू विल सी फाइन ग्रेटिंग्स। वो फाइन ग्रेटिंग्स में अगर आप थोड़ा सा उसको ऐसा टिल्ट करो तो समटाइम्स यू ऑब्जर्व विबग्योर पैटर्न। सो दैट इज़ डिफ्रैक्शन, ठीक है, दैट इज़ डिफ्रैक्शन। और तीसरी चीज़ है पोलराइजेशन। ये काम की चीज़ है पोलराइजेशन, ये आजकल बहुत हिट है। ये भी वेव्स का ही फिनोमेना है पोलराइजेशन। अच्छा, ये लाइट वेव का एक स्पेसिफिक फिनोमेना, मतलब ये साउंड वेव्स को नहीं एग्जिबिट करती है, सिर्फ लाइट वेव इसको एग्जिबिट करती है, पोलराइजेशन। कभी आप अगर गॉगल्स लेने गए हो तो वो बोलता होगा ना थोड़े महंगे ग्लास देंगे लेकिन आपको पोलराइड देंगे, मतलब ये प्लेन पोलराइज कर देगा आपकी लाइट को, तो आपको चमक कम आएगी आँखों में, तो वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं। तो बेसिकली वही होता है कि जो आँखों में चमक जो होती है वो किस वजह से होती है, लाइट जो है एक्चुअली लाइट का जो वेव होता है वो स्पेस में हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। लाइट समझो, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी है वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, इधर भी ऑसिलेट कर रही है, इधर भी ऑसिलेट कर रही है, ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है, हर तरफ ऑसिलेट कर रही है। तो होता है क्या है, जब आपकी आंखों में पड़ती है तो जस्ट बिकॉज इट इज़ एंटरिंग योर आई फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, लाइक जैसे आप डायमंड की तरफ देखते हो तो ऐसे चमक सी दिखती है। तो चमक क्यों दिख रही है, जब लाइट आपकी तरफ इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, कुछ चमक लगती है, और वो चमक काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग होती है व्हेन यू आर ड्राइविंग, राइट। तो वहाँ पे मतलब हम पोलराइड्स यूज़ करके या पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करके जो मल्टीपल डायरेक्शन की लाइट है उसको एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो चमक ख़त्म हो जाती है। तो इट्स वेरी सिंपल। तो वो पोलराइजेशन भी एक इसका टॉपिक का एक इस पूरे चैप्टर का एक पार्ट है जो हमें करना है। पोलराइजेशन जो है वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, इट वाज अर्लियर देयर बट नाउ इट हैज़ बीन रिमूव्ड, बट डेफिनेटली इट इज़ देयर इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। सीईटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस सब जगह ये है, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें पढ़नी है हमको। ओके, द स्कोप ऑफ द चैप्टर इज दिस। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में इंटरफेरेंस नहीं होगा? डिफ्रैक्शन में भी इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन में इंटरफेरेंस नहीं है। पोलराइजेशन इज मल्टीपल डायरेक्शन की लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देना। जैसे आपने देखा होगा जो भी कार्स आ गई हैं, तो पता नहीं है अभी आपके घर में शायद, आजकल तो सभी रिसेंट कार्स में वो है, पीछे का जो ग्लास रहता है जिससे आप ड्राइव कर रहे हो अगर ना, तो कुछ लोगों की आदत होती है वो हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं। हाई बीम मतलब कि जो हाईवे के लिए रिकमेंडेड है, वो नॉर्मल सिटीज़ में भी वो हाई बीम चलाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी डिस्कम्फर्टिंग फॉर अदर्स, बट यहाँ पे ड्राइविंग एथिक्स उतना है नहीं इंडिया में। सो आपके पीछे आके एकदम अपनी हेडलाइट को ऑन करके और वो हाई बीम पे, मतलब तो रिफ्लेक्ट होके आपके रियर व्यू मिरर से रिफ्लेक्ट होके ड्राइवर के आइज़ में सीधा लाइट जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग होता है किसी को ड्राइव करते टाइम। तो आजकल सारी गाड़ियों में पीछे के साइड ना, पीछे वाला जो मिरर वो होता है, शीशा होता है, उसमें एक छोटा सा महंगा पड़ता है, 20-30 हज़ार रुपये का पड़ता है, वो लगा दो तो वो जो सामने की लाइट वो पीछे से फेंक रहा है ना, वो अनपोलराइज लाइट पोलराइज बन जाती है। तो वहाँ से फिर पोलराइज होकर वो चमक आपकी ख़त्म हो जाती है। मतलब आपको दिखता है, सब कुछ दिखता है, ऐसा नहीं कि लाइट ब्लॉक हो जाएगी, लाइट ब्लॉक नहीं होती है, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में आ जाती है, तो वो चमक ख़त्म हो जाती है। इट्स वेरी वेरी आई सूदिंग, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है। पहले पुरानी कार में तो बहुत बड़ा हैसल था वो, क्योंकि लोग करते ही हैं ऐसा। तो ये चीज़ एक काफ़ी प्रैक्टिकली यूज्ड सिनेरियो है आजकल की डेट में, ठीक है। इसका इतना प्रैक्टिकल यूसेज नहीं है, यू कैन से कि इस सम एक्साइटमेंट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इसका प्रैक्टिकल यूसेज है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले दो चीज़ समझ लेते हैं। लाइट एज ए वेव की बात कर रहे हैं ना, तो इसके पहले एक चीज़ और समझ लो आप कि यहाँ पे हम लाइट को क्या ट्रीट कर रहे हैं, लाइट को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ वेव, ठीक है। कैसी वेव? एक ऐसी वेव जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी ये चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है तो डिटेल में नहीं जा सकता मैं इसके, लेकिन आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है।
किसी भी वेव में क्या होता है, किसी भी वेव में पार्टिकल जो हैं वो अप एंड डाउन ऐसे ऑसिलेट करते हैं, दैट इज़ वेव, राइट। ये हमारी मैकेनिकल वेव है जो हम सामने हमें देख सकते हैं, जो साउंड वेव में जिसमें पार्टिकल, एयर पार्टिकल, या फिर वो वाटर वेव जिसमें वाटर के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, वी कैन विजुअलाइज। अभी ये तो वी कांट, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, दिस इज़ जो लाइट की ऑसिलेशंस हैं वो हम एज सच ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसमें क्या ऑसिलेट करता है तो ये समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ऑसिलेशन है, बट दो चीज़ों का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। बेसिकली इट्स ए पीएचडी टॉपिक गाइस। अगर फिजिक्स में पीएचडी करनी तो आपका एक फेवरेट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों ऑसिलेट करते हैं, तो इसलिए नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, ओके। सो दिस इज सम बैकग्राउंड। अब मेन जो बात करनी मुझे है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में। जब भी हम लाइट की इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इंटेंसिटी होता है पावर फॉलिंग पर यूनिट एरिया, पावर फॉलिंग पर यूनिट एरिया। 1 सेकेंड गाइस। यहाँ पे आप समझो ये बहुत पावर फॉलिंग पर यूनिट एरिया क्या मतलब, देखो लाइट क्या है अल्टीमेटली, है तो ये एनर्जी, दिस इज सम काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। ये भी इसका एक व्यू है। सो एनर्जी को आप टाइम से डिवाइड कर दो तो मिल जाता है क्या, पावर। और मान लो आपके पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ पे एक एरिया है, कुछ सर्टेन स्क्रीन है इस तरीके से, ठीक है। अब ये लाइट इससे यहाँ पे चलेगी ऐसे और इस पर फॉल करेगी, तो जो लाइट एनर्जी इस पर फॉल कर रही है उसको मैंने कैलकुलेट किया, उसको मैंने टाइम से डिवाइड किया पर सेकंड, और फिर यूनिट एरिया, मतलब इस एरिया को एक सर्टेन ले लिया जो कि 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस एरिया पे जो टोटल एनर्जी गिर रही है उसको हमने डिफाइन कर दिया है एज अ इंटेंसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल आई से। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज सच आप इस रेट कर सकते हो कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब इफ देयर इज मोर एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स द स्पॉट विल लुक ब्राइटर, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, इंटेंसिटी ड्राइव्स द ब्राइटनेस, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द ब्राइटनेस, वी ब्राइटनेस इज अ सब्जेक्टिव टर्म, कम ब्राइट ज़्यादा ब्राइट ये सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन इंटेंसिटी की एक्चुअल वैल्यू होती है, इट इज़ अ कैलकुलेटेबल वैल्यू, राइट। बट यू कैन से मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर ब्राइट, लेस इंटेंसिटी मीन्स लेस ब्राइट, ठीक। सो ये आप याद रखो चीज़, इट इज़ पावर। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अभी, इस चैप्टर में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट बस ध्यान रखो कि दिस इज़ अल्टीमेटली द पावर फॉलिंग पर यूनिट एरिया। सो इसका जो यूनिट होता है आप देख सकते हो, इसका यूनिट क्या आएगा, दिस इज़ वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, भाई पावर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक। नाउ व्हाट इज द कनेक्शन विद एम्पलीट्यूड? What we have seen experimentally कि intensity of light is majority of the times proportional to the square of the amplitude। ये एक रिलेशन है जो हमें याद रखना है, बेसिक, बिकॉज वी विल नीड दिस इन द चैप्टर। आपने पहले सुना है नहीं सुना मुझे पता नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखो। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट मीन्स इंटेंसिटी वुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ए स्क्वायर। इस कांस्टेंट की में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कोई फेमस कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ मीडियम। मतलब अगर दो लाइट वेव, मान लो जैसे दो लाइट सोर्स हैं, ठीक है, इन दोनों का कुछ एम्पलीट्यूड होगा, राइट, तो इनका दोनों का अलग अलग इंटेंसिटी वुड बी
के A1 स्क्वायर जो उसका एम्पलीट्यूड है, और I2 वुड बी के A2 स्क्वायर। के दोनों का अलग नहीं होगा, के सेम होगा, क्योंकि के डिपेंड कर रहा है इस मीडियम पे, के डिपेंड कर रहा है इस मीडियम पे। ओके, तो ये रिलेशन अपने को याद रखना है। ओके, चलो अब थोड़ा सा वेव की प्रॉपर्टीज रिकॉल करेंगे जो आपने पढ़ रखी है पहले से। किसी भी वेव की इक्वेशन, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, जस्ट रिकॉल, वी स्टडीड इन 11th, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमको रिकॉल करनी है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे आती है हम डिस्कस कर चुके हैं, सो दोबारा इसको डिस्कस नहीं करने वाले। आप लोगों को लगता है तो आप रिकॉल मतलब रिवाइज कर सकते हो वो चैप्टर। वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी वाई पे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमने डिराइव किया था एक मैकेनिकल वेव के लिए, और मैकेनिकल वेव में क्या होता है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स ऊपर नीचे या ऐसे ऐसे जंप करते हैं, तो ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट था। अभी यहाँ पे कोई लाइट वेव में कोई पार्टिकल तो जंप नहीं करेगा, राइट? तो क्या ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप समझो कि दिस इज़ नथिंग बट ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैंने ये चैप्टर कराया था आपको वेव वाला, तो मैंने आपको बताया था गाइज कि रिमेंबर वन थिंग, हम लोग ऑसिलेशन को हमेशा एक फिजिकल ऑसिलेशन की तरह देखते हैं, मतलब एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ऐसे या ऐसे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि एनी थिंग कैन ऑसिलेट, एनी पर्टिकुलर थिंग कैन ऑसिलेट अबाउट अ मीन वैल्यू। जैसे कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सॉरी आई डोंट नो वेयर इट इज़, ठीक है, एनीवेज, जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ऑसिलेट कर रही है। अब मैं इसको विजुलाइज कराने के लिए आपको मुझे ड्रॉ करना पड़ रहा है, राइट? लेकिन आप ये थोड़ा सा मन में सोचो कि क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वैल्यू है एनवायरनमेंट में, लाइट वेव के लिए इस प्रॉपर्टी है जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू पे जा रही है, फिर एक मीन वैल्यू पे आ रही है, फिर एक मिनिमम वैल्यू पे जा रही है, और ये चीज़ पैटर्न ड्रॉ। तो अभी लिखने के लिए हम इसको y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख रहे हैं, बट ये ध्यान रखना है कि y बैकग्राउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या चीज़ है, दिस कुड बी ईदर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि लाइट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बैकग्राउंड में, क्योंकि पूरा डेलिब्रेशन जो हम समझेंगे वो एक मैकेनिकल वेव की तरह समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो समझना आसान है, उसको विजुलाइज करना इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे विजुलाइज करोगे, अपने कहोगे दिखती थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हो, यहाँ पे मैं एक मैग्नेट, यहाँ पे ये मैग्नेट लगा हुआ है, इट कैन ओनली बी फेल्ट, यू कैन नॉट सी दिस मैग्नेटिज्म ना। तो इसलिए पूरा अंडरस्टैंडिंग हम एक मैकेनिकल वेव की तरह करेंगे इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई? लेकिन ध्यान रखना है कि ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब कुछ चीज़ें रिकॉल कर लो। ए क्या था इसमें भाई, एम्पलीट्यूड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड। ठीक है, के इट वाज एंगुलर वेव नंबर और इसकी वैल्यू थी 2 पाई बाय लैम्डा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ लिखी हुई है ये उस वेव की वेवलेंथ को बता रही है। ऐसे ही ओमेगा क्या था, 2 पाई बाय टी, टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव, तो 2 पाई बाय टी ये ओमेगा की वैल्यू थी। तो ये मतलब कहीं ना कहीं ये जो नंबर है ये टाइम पीरियड को बता रहा है। तो इस इक्वेशन से जो वेव की 3 बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तीनों समझ में आती हैं। क्यों? एम्पलीट्यूड हमें यहाँ से पता चल जाता है, वेवलेंथ हमें यहाँ से मालूम पड़ जाती है, और टाइम पीरियड हमें यहाँ से मालूम पड़ जाता है। एक वेव के लिए यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लास्ट में होती है वेव वेलोसिटी, और वेव वेलोसिटी यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि इट इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, यू कैन जस्ट डिवाइड दीज 2 नंबर्स ओमेगा बाई के, यू विल गेट द वेव वेलोसिटी। मैं बता चुका हूँ आप लोग को। तो ये अपनों को रिकॉल कर लेना है कि ये वास्तव में ये अब देखो, ये v को कभी कभी हम c भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अगर लाइट वेव की बात करें और एयर में ट्रैवल कर रही है तो जनरली क्या होगा, c होगा, इसलिए इसको इस फॉर्मूले को कभी कभी हम ऐसे भी लिख लेते हैं, v की जगह c लिख लेते हैं इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट वेव इन अ एयर और वैक्यूम। आगे बात समझ में, ओमेगा बाई के। और एक रिलेशन है, ये भी आप याद रखो फंडामेंटल, वही उसी का एक दूसरा फॉर्म है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्योंकि आप ओमेगा की जगह ये लिखो और k की जगह ये लिखो तो रिलेशन ये बन जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये वेव बेसिक्स है। ठीक,
दो ग्राफ एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगेन मैं यहाँ पे अभी भी डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये समझना आसान है, बट डोंट थिंक कि ये डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बस, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने कुछ ऐसा विजुलाइज किया था उस टाइम पे, ठीक। और थोड़ा सा एक और आगे बना लेते हैं लूप, कंटिन्यू। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था और ये हमारी डिस्टेंस थी, ठीक। दिस वॉज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये वैल्यू वॉज एम्पलीट्यूड। और दो पॉइंट जो कि सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट और करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, दोनों ही अपने पीक पे हैं और आगे जाके नीचे आने वाले हैं, तो बेसिकली सेम फेज में है। सो ये डिस्टेंस को हमने बोल दिया था वेवलेंथ, राइट। अगर देखोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, λ/2 हो जाएगी। अगर ये हाफ वेव लोगे तो λ/2, ये सब समझना ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में ये चीज़ें जो विजुलाइज मैं आपको करा रहा हूँ ये बार बार रिकॉल होंगी कि ये हाफ वेव हो गया तो ये λ/2, अगर आपने 1/4 ले लिया तो λ/4 हो जाएगा। दिस इज λ/4, 1/4 ऑफ द वेवलेंथ। दूसरा ग्राफ था हमारे पास टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक। यहाँ पे आप प्लॉट करते थे टाइम और यहाँ पे आप प्लॉट करते थे वही सेम चीज़ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगेन ये चीज़ अपनी एम्पलीट्यूड ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ ए। अब लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस होगा टाइम एक्सिस पे, दो पार्टिकल जो सेम फेज पे ऑसिलेट कर रहे हैं तो इनका टाइम इंटरवल जो होगा वो हो जाएगा टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड। दो पॉइंट आपने लिए जो सेम फेज में, मतलब बेसिकली ये पार्टिकल है अभी यहाँ पे पीक पे आया था और इतने टाइम बाद फिर वापस से पीक पे आ गया। पहले यहाँ पीक पे था, इतना टाइम निकलने के बाद वापस ये पीक पे आ गया, तो ये मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टाइम पीरियड, कोई भी आप पॉइंट ले लो, आपने ये वाला टाइम ले लिया, अभी इसके करस्पॉन्डिंग, तो जब ये यहाँ से गया और वापस सेम फेज पे आ गया तो ये ड्यूरेशन भी टाइम पीरियड। इट इज़ जस्ट दैट द पार्टिकल हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम सर्टेन पॉइंट एंड अगेन कम बैक टू द सेम पोजीशन, सो वो ड्यूरेशन जो है वो टाइम पीरियड है। और ये चीज़ जो डिस्टेंस है, अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ बनता है इसमें टाइम नहीं है, तो मतलब दिस इज़ फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, दिस इज़ फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब हम फ़ोटो खींचते हैं और चिपका देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पार्टिकल यहाँ पे है वो अपने मीन पोजीशन पे है, जो पार्टिकल यहाँ पे ये भी मीन पोजीशन पे है लेकिन ये नीचे आ रहा है, जो पार्टिकल यहाँ पे है इसका मतलब ये अपने पीक पे है और नीचे आने वाला है। तो ये अलग अलग डिस्टेंस पे जो पार्टिकल्स हैं उस टाइम पे, जिस टाइम आपने फ़ोटो खींची उस टाइम पार्टिकल जो अपनी अपनी जगह पे थे वो कहाँ थे, ऐसे थे, राइट। तो ये दो पार्टिकल, ये भी अपने पीक पे था, दूसरा पार्टिकल उससे इतना दूर ये भी अपने पीक पे था, सेम फेज़ में थे, तो इनकी डिस्टेंस हम लोग लैम्डा बोलते हैं। वहाँ पे टाइम है तो बेसिकली यहाँ पे लोकेशन नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल पे फोकस कर रहे हैं, नॉट ऑन द कंप्लीट स्पेस। दिस इज जस्ट अ फोकस ऑन टाइम फॉर ए पर्टिकुलर पार्टिकल एंड दिस इज फोकस ऑन द एंटायर स्पेस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। रिकॉल हो गई ये प्रॉपर्टीज़, अपने को ज़रूरत पड़ेगी इसलिए रिकॉल कराया है, बस मुझे मालूम आपको पता है ये सब। ये एक छोटी सी चीज़ और रिकॉल कर लेते हैं, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, मान लो मेरे पास इस ग्राफ में देखो एक पार्टिकल है वो यहाँ से x1 डिस्टेंस पे है और दूसरा पार्टिकल वो यहाँ से कुछ ये वाला पार्टिकल है और ये x2 डिस्टेंस पे है। मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये x1 डिस्टेंस पे है, ये x2 डिफरेंस पे। मुझे क्या पता लगाना है कि इन दोनों में फेज़ डिफरेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द फेज़ डिफरेंस। फेज़ क्या होता है गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता दो, जो ये साइन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है
इसको हम फेज़ बोलते थे। क्यों बोलते थे फेज़? इसको किसी को याद है? ये फेज़ हम इसलिए बोलते थे क्योंकि अल्टीमेटली ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, साइन इज़ अ फिक्स फंक्शन, तो अल्टीमेटली इसका जो इसकी जन्म कुंडली जो है कि तब कब ये कहाँ पे होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो ये एंगल डिसाइड करेगा। तो इसीलिए इस एंगल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। तो इस एंगल को बोलते हैं दिस इज़ द फेज़ ऑफ दिस पार्टिकल, द फेज़ ऑफ लाइफ। ये बताएगा कि ये कहाँ पे है, तो इसलिए इसको हम फेज़ बोलते हैं। हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि दो पार्टिकल्स जो अलग अलग लोकेशन पे हैं, एक पार्टिकल x1 पे है, दूसरा पार्टिकल x2 पे है, अलग अलग लोकेशंस पे हैं, उनके फेज़ में क्या डिफरेंस होगा, ये रिलेशन हमारा निकालना टारगेट है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन लिखें तो पहले बंदे का फेज़ लिखेंगे तो वो हो जाएगा 5-1, दिस विल बी kx1 माइनस ओमेगा टी, और दूसरे बंदे का फेज़ होगा kx2 माइनस ओमेगा टी। टाइम दोनों के लिए सेम है गाइस, राइट? जब वेव स्टार्ट हुई थी तो मतलब हम वो उस पॉइंट और उस इंस्टेंट से दोनों का टाइम मेजर कर रहे हैं, सो टाइम इज़ गोइंग टू बी सेम। तो इसका फेज़ हुआ kx1 माइनस ओमेगा टी, इसका फेज़ हुआ kx2 माइनस ओमेगा टी। तो फेज़ डिफरेंस क्या हुआ? डेल्टा फाई, दिस विल बी 5-1 माइनस 5-2। तो 5-1 माइनस 5-2 आप करोगे तो क्या आएगा? kx1 माइनस ओमेगा टी माइनस kx2 माइनस ओमेगा टी। दोनों का फेज़ का डिफरेंस कर दिया भाई। फेज़ को उन्हें बताया था ये एंगल जो अंदर है ये फेज़ है, तो यहाँ से आ जाएगा k टाइम्स x1 माइनस x2 ओमेगा टी, कैंसिल हो जाएगा। सो ये डेल्टा फाई आ गया। सो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा x। डेल्टा x इज़ द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या था? रिकॉल कर लो, क्योंकि इस पाथ डिफरेंस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में। मैं आपको बार बार रिकॉल करा रहा हूँ। ये इस लोकेशन पे है, उसी टाइम पे एक पार्टिकल यहाँ पे इस लोकेशन पे, ये इनका पाथ डिफरेंस है। दिस इज़ द पाथ का डिफरेंस, राइट? इस पाथ डिफरेंस से जब इनके बीच में इतनी डिस्टेंस रहेगी तो फेज़ में क्या डिफरेंस आएगा वो हम निकाल रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है फॉर्मूले तो हम रट्टा मार लेते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता है और अच्छा क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाता है। डेल्टा फाई इक्वल टू दिस आ गया, डेल्टा एक्स, दिस इज़ द पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन के, और के की वैल्यू क्या थी? 2 पाई बाय लैम्डा। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया भाई हमारे पास? लैम्डा बाई 2 पाई अपॉन के करोगे टाइम्स डेल्टा फाई। एक ये रिलेशन भी याद रखना है अपने को। दूसरा याद रख सकते हो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई, ये ज़्यादा फेमस है, 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स। ये आपको याद रखना है। जब भी पाथ डिफरेंस दिया है दो पार्टिकल्स का और हमको फेज़ डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो ये रिलेशन यूज़ करके हम कन्वर्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस के अंदर जब आप ये इवैल्यूएट करते हो डिस्प्लेसमेंट, तो साइन और कॉस के अंदर आपको जो चाहिए होता है वो फेज़, मतलब ये चीज़ चाहिए होती है। इस x1 x2 के डिफरेंस से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, राइट? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको देंगे वो x1 माइनस x2, आपको चाहिए होगा ये शॉर्टकट ही है, समझ लो कि ये पूरा डिफरेंस माइनस वो डिफरेंस। तो ये निकालने के लिए आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को कनेक्ट करने का। ठीक है, चलो अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इंटरफेरेंस। व्हाट इज दिस इंटरफेरेंस? व्हेन टू, अब चूंकि लाइट एज हम बात कर रही है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट कौन एग्जिबिट करेगा? एनी वेव। कॉन्सेप्चुअली दिस इज एग्जिबिटेड बाय एनी वेव, बट ये टॉपिक का वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स की वेव है ना ये, तो ऑप्टिक्स मतलब लाइट। तो अब हमारा पॉइंट ऑफ जो कहते हैं ना कि हमारा जो परसेप्शन है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट हो गया है लाइट वेव्स के लिए। तो व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ
सेम फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी सेम बोला तो मतलब अगर सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, लाइट वेव है तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगा, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर v इक्वल टू एफ लैम्डा है गाइस, प्लीज़ याद रखो, ये चीज़ डिपेंड करती है मीडियम पे। सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं तो v सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी को सेम बोल दिया तो लैम्डा भी सेम ही होगा, ठीक है। तो अलग से मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, बट देयर इज नो नीड टू से इट सेपरेटली कि वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवल in a medium at same time, right? A pattern of dark and bright, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल पैटर्न गाइज। अगर आप YDSA स्कूल में करोगे तो वेरी एक्साइटिंग, राइट। अ पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स आर ऑब्जर्व्ड। दिस फिनोमिना, मतलब ये हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की नहीं, इस फिनोमिना जो ऑब्जर्व्ड हुआ उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। दिस फिनोमिना इज called interference. ये कंडीशन है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स होनी चाहिए, दे शुड ट्रैवल द सेम टाइम। एक और कंडीशन होनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है लिखना, वो है लाइट सोर्सेस must be coherent। कोहेरेंट क्या आता है बता रहा हूँ। अगर आपको इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना है तो लाइट सोर्सेस क्या होने चाहिए, कोहेरेंट। मतलब ये जो मैं डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स की बात कर रहा हूँ, जो ब्यूटीफुल पैटर्न की बात हो रही है, ये तभी हो पाएगी जब लाइट सोर्सेस कोहेरेंट होंगे। वरना अभी मुझे बोलोगे सर यहाँ पे दो सोर्स हमें दिख रहे हैं, इंटरफेरेंस आप जो बोल रहे हो रहा है, हमको डार्क और ब्राइट क्यों नहीं दिख रहे? आइडियली दिखने चाहिए थे, क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि ये इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, ये कोहेरेंट नहीं है, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज if the phase difference मतलब क्या, डेल्टा फाई, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू sources does not change with time. If the phase difference between two sources does not change with time, sources are called coherent sources. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो सोर्सेज हैं, मेरे पास एक बल्ब ये रखा हुआ है और दूसरा बल्ब ये रखा हुआ है, दोनों से लाइट वेव एमिट हो रही है, ठीक। किसी भी टाइम पे, मान लो अब मैंने टाइम t = 0 पे देखा, तो कुछ ऐसा बनाता हूँ कि आपको वो फेज डिफरेंस फील हो। इससे जो वेव निकली वो कुछ इस तरीके की थी, इससे जो वेव निकली वो कुछ इस तरीके की थी। यू कैन सी देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, मतलब जब ये पूरा इधर है तब ये पूरा इधर है, राइट। कहना ये चाह रहे हैं कि ये फ़ोटो, मतलब ये फेज डिफरेंस टाइम t = 0 पे या टाइम t = 1 पे
या टाइम t इक्वल टू एनी टाइम t पे आप कभी भी देखो तो ये फेज डिफरेंस सेम रहे। ऐसा नहीं हो कि एक मोमेंट के बाद इनका फेज डिफरेंस कुछ अलग हो जाए। अब ये पाई का फेज डिफरेंस है, पाई की जगह वो π/2 हो जाए, फिर π/6 हो जाए, फिर π/3 हो जाए, कुछ ये मतलब जो इनका फेज डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि फेज डिफरेंस ना हो, फेज डिफरेंस इज ओके बट इट शुड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। दैट इज कोहेरेंट सोर्स। बात समझ में आ रही है आपको? ये कोहेरेंट सोर्स क्या कि दो सोर्सेस जिनमें हो सकता है कि एक आगे हो एक पीछे हो। मतलब ऐसे सोचोगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, दो लोग दौड़ रहे हैं सर्कल पे, ठीक है, एक आगे दौड़ रहा है एक पीछे दौड़ रहा है। जब आपने डिस्टेंस देखी एक टाइम पे, कुछ डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, आप आधे घंटे बाद आए वही डिस्टेंस दिखाई दिया। हो सकता है कि वो आगे कहीं और लोकेशन पे होगा, ये कहीं और लोकेशन पे होगा, बट उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो ऐसे लाइट सोर्स चाहिए, ऐसे लाइट सोर्स प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है एक्सपेरिमेंटली इन लैब और किसी भी कंट्रोल एनवायरनमेंट में। ऐसे दो सोर्सेज प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनहेरेंटली जो लाइट सोर्स आप ये देखते हो ना, जो भी टंगस्टन का जो भी फिलामेंट होता है या एलईडी होता है, ये हर मोमेंट पे लाइट का फेस चेंज करते रहते हैं। दैट इज़ द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोर्सेस। इनका लाइट का जो वेव का पैटर्न है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। अब जब वेव का पैटर्न इनका चेंज होगा तो ये फेस डिफरेंस कैसे कांस्टेंट रहेगा, राइट? इसलिए इट इज़ इम्पॉसिबल। अब ये कैसे प्रोड्यूस करना है, यही चीज़, क्योंकि ये चीज़ जब ये चीज़ होगी मतलब जब सोर्सेस कोहेरेंट होंगे तभी आपको इंटरफेरेंस दिखाई देगा। ये जो स्पॉट्स हैं ये आपको तभी दिखाई देंगे जब ये कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। वो जब यंग ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने अपना दिमाग लगा के, उसने अपना एक बहुत ही स्वीट सा, मतलब कहते हैं ना, स्पॉट यूज़ करके ब्रेन का, उसने एक बिल्कुल सिंपल तरीके से कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस कर दिए। क्योंकि उसको मालूम था कि इंटरफेरेंस तो होता है बट वो प्रूव नहीं कर पा रहा था, तो कोहेरेंट सोर्सेज उसने प्रोड्यूस किए और उसकी वजह से उसको ये पैटर्न दिखाई दिया और वही उसने डेमोस्ट्रेट भी किया था। तो ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन है कि what is a critical condition for two light sources to produce a steady interference pattern? So आपका आंसर होगा the two light sources should have same frequency and they should be coherent sources, means their phase difference should be constant with time. ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट जो पार्ट है थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट हम करने वाले हैं थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज हैं जो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए लर्न करने हैं। तो थोड़ा सा मैथ वाला आपका, क्योंकि ये मैथ वाला पार्ट थोड़ा सा करेंगे ना, उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, क्या किया था, वो सब तब देखने में आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे। मैथ वाला पार्ट मिसिंग होगा ना, सीधा उस पर जाओगे तो आप जो चीज़ मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ वो आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या चीज़ हेडिंग लगाएंगे हम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी when two coherent sources interfere. सर सुपर इम्पोज वाले भी हो सकते हैं क्या कोहेरेंट? Yes, superimpose नहीं, superimpose is just another word for interference. ठीक है, और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। कोहेरेंट इज अ डिफरेंट वर्ड। यहाँ पे दो सोर्सेज हैं, ये एक लाइट का सोर्स है, ये एक लाइट का सोर्स है, ये दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं और एक पॉइंट देख रहे हैं P। दीज टू आर कोहेरेंट सोर्सेस। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट, इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2, अलग अलग ब्राइटनेस के हैं, इसकी I1 है, इसकी I2 है। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट I resultant. This is the scope of this exercise. ठीक है, तो ये इसको आप पहले वाले को एक पहली वेव ले लोगे, y1 इज इक्वल टू, ये डेरिवेशन हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और रिकॉर्डेड है। ठीक है, a sin
के एक्स माइनस ओमेगा टी A1 and Y2 will be equal to A2 sin kx माइनस ओमेगा टी। ये दोनों अलग अलग, ये इस वेव की इक्वेशन है I1 वाले की, इसके I2 की इक्वेशन। हमें करना क्या होता है इस डेरिवेशन में, इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होती है y रिजल्टेंट, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि व्हेन टू वेव्स इंटरफेयर, तो इस पॉइंट पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी वुड बी गिवन बाय जस्ट एल्जेब्राइक सम ऑफ यस y1 प्लस y2। ठीक है, तो इनको बस ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक पंच है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करके जो फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ वो डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उस पर ज़रा फोकस करो, क्योंकि उसका एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई रिजल्टेंट, इसको ऐसे लिखेंगे IRES। कैसे लिखेंगे? IRES। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है कहाँ पे? किसी एक पॉइंट P पे, जहाँ पे दो लाइट सोर्स आके इंटरफियर कर रहे हैं। ये दोनों लाइट सोर्स आके इनकी लाइट वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं और हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए, तो वो फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ आपको। आई रिजल्टेंट, दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जो एक नॉर्मल बंदे को लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जस्ट ऐड हो जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। फाई क्या है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, बहुत बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेस। फाई इज द फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस, जो जैसे मतलब इक्वेशन आप देखो इनकी, तो फेज डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो ये हो सकता है। जो फाई क्या होगा, एक इक्वेशन ये है, दूसरे की प्लस फाई। समझो बात को, इतना पार्ट फेज का सेम है, क्यों? जितना टाइम इसको मिला यहाँ पहुँचने में उतना टाइम इसको मिला। मान के चलो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो मतलब ये लोकेशन भी सेम है, टाइम भी सेम है। उसके बाद भी हो सकता है कुछ देर कुछ भी सम इनिशियल फेज डिफरेंस, ये आगे हो या पीछे हो, तो इसलिए हमने एक फेज डिफरेंस यहाँ पर डाल दिया। और ध्यान से देखो, इस फाई को मैंने एज ए कांस्टेंट लिया है, इसमें कहीं टाइम नहीं है, क्योंकि हम कोहेरेंट सोर्सेज लेके चल रहे हैं, तो ये जो है टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये वैल्यू एक कांस्टेंट है, राइट? जो उन दोनों का एक इनिशियल फेज डिफरेंस है और वो टाइम के साथ कांस्टेंट भी है। तो उस फॉर्मूले में जो हम फाई दिख रहे हैं वो ये है भाई, दिस इज द इनिशियल और द फेज डिफरेंस, बिकॉज दैट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट सोर्सेस। I1 and I2 are the individual intensities. I1 I2 are the individual intensities. I resultant is the resultant intensity. अब नाउ अगर इस फॉर्मूले के कुछ स्पेशल केसेस हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है? I रिजल्टेंट हमने लिख लिया है स्क्वायर रूट, सॉरी, I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 कॉस फाई। ठीक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? क्या ये बदलने वाला है? नहीं। क्यों? ये उस सोर्स की इंडिविजुअल इंटेंसिटी है, ये आप जब तक आप सोर्स नहीं चेंज करोगे ये चेंज नहीं होगा। सेम गोज टू दिस। सो व्हाट कैन चेंज इन दिस एंटायर एक्सप्रेशन? दिस थिंग, as long as your sources are same, right? उनके फेज डिफरेंस बदल सकते हैं। तो अगर इसको चेंज करें तो इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है? अब आपको पता है कॉस फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू आप ला सकते हो वो है 1। तो इसका मतलब अगर मैं आई मैक्स लिखूँ, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, जेईई मेंस में, सीईटी में हर साल इस पर बहुत क्वेश्चन मतलब बनते हैं, बहुत और ईजी होते हैं। आई मैक्सिमम क्या निकालोगे आप? I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2
यहाँ पे हम बोल रहे हैं cos phi is 1. cos phi is 1 guys. 1 possible है. There could be a phase difference of 0. They don't have any phase difference, or there could be a phase difference of 2 pi, 4 pi, right? तो इसका मतलब हो गया I max. क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? Right? So this is formula for maximum intensity when two coherent light sources interfere in space. Square root of I1 plus square root of I2 का होल स्क्वायर. इसी तरीके से आप देखो, अगर आप I min लिखना चाहो, cos phi की मिनिमम वैल्यू -1, cos phi ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड +1, तो उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1. तो I min आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है. यहाँ पे -a भी आएगा तो स्क्वायर रूट आएगा. ये दोनों फॉर्मूले मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के पता होने चाहिए. ठीक है. अगर रेशियो निकालने के लिए बोला जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ आई मैक्स एंड आई मिन, तो आप रेशियो भी निकाल सकते हो. आई मैक्स अपॉन आई मिन, बस इनका रेशियो करना है आपको. तो स्क्वायर को हम बस बाहर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ I1. ये शॉर्टकट्स याद रखो, थोड़ा टाइम बचता है. इसका पूरे का होल स्क्वायर. ठीक है. तो एक ये फॉर्मूला हो गया. कभी कभी मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का ये रेशियो ना पूछ के वो पूछ लेते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स जो होंगे उनका रेशियो बताओ, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट होगा दो वेव्स इंटरफेयर करते हैं तो अल्टीमेटली रिजल्ट भी एक वेव ही आता है. ये हम पढ़ चुके हैं उसमें, राइट. सो ये भी जो यहाँ पे रिजल्टेंट आने वाला वो भी एक वेव है, तो उसका भी कुछ एम्पलीट्यूड होगा. तो समटाइम्स दे आस्क द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, तो वो कैसे इससे जज करना है मैथमेटिकली वो भी देख लेते हैं. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, राइट. तो अगर मैं I1 लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ सम कांस्टेंट टाइम्स A1 स्क्वायर. ऐसे मैं I2 को लिख सकता हूँ. अब ये डिराइव करके बता रहा हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल एग्जाम में, बस राइट फॉर्मूला को याद रखना है. ये हो जाएगा सम k टाइम्स A2 स्क्वायर, बिकॉज k क्यों सेम लिया है, इट मीडियम पर डिपेंड करता है. दोनों सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट सेम लिया हुआ है. I1 इज इक्वल टू दिस लिख लिया, I2 इज इक्वल टू ये लिख लिया. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, I मैक्स अपॉन I मिन. ये फॉर्मूला में लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2, इसका पूरे का होल स्क्वायर, राइट. मैं क्या करने वाला हूँ, I मैक्स को लिख दूंगा, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लूँ, I मैक्स इज सम कांस्टेंट टाइम्स A मैक्स का स्क्वायर, I मिन सेम कांस्टेंट A मिन का स्क्वायर. इनमें किसी को दिक्कत है कोई? ये सारी चीज़ें सेम मीडियम के लिए हैं इसलिए ये k कांस्टेंट सेम है. अब देखो बस रिप्लेस कर रहा हूँ मैं. ये लिखा k टाइम्स A स्क्वायर मैक्स, इसको लिखा k टाइम्स A स्क्वायर मिन. यहाँ पे वैल्यूज डालो. स्क्वायर रूट ऑफ I1 इज k A1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k A1 I1 का स्क्वायर रूट ऑफ k A1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k A2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k A1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k A2 और इस पूरे का होल स्क्वायर.
कुछ नहीं किया, आई मैक्स आई मिन सबकी वैल्यूज़ मैंने रिप्लेस कर दी हैं। गाइज ये तो उड़ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब जगह कॉमन है। तो अभी देखो ये इधर पूरा एक स्क्वायर है और इधर ये एक स्क्वायर है, तो मैं पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ए मैक्स अपॉन ए मिन, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने बोले इसका, तो ये स्क्वायर हट गया, क्या आ गया, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। ये शॉर्टकट फार्मूला आप याद रखेंगे कि एग्ज़ाम में अगर उसने एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा तो यहाँ से यहाँ आने में जो प्रोसेसिंग हमने की है वो हम बताएंगे, हम सीधा ही फार्मूला याद रखेंगे, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज क्या है कि नॉर्मली हमारे पास जो लाइट सोर्सेज रहते हैं, यूजुअली दिस इज एनसीईआरटी का जो वे है ट्रीट करने का। एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग क्या की है, उन्होंने बोला कि लाइट सोर्स सेम, मतलब आप सेम जगह से लेके आए तो I1 I2 को उन्होंने सेम ले लिया। क्यों, मतलब वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद टू सोर्सेज, टू बल्ब्स which are having same intensities. So this formula becomes very simple and that is what is written in NCERT. But the irony is in their question, even in boards, they ask questions from this formula which they have never ever written in any 11th 12th, कहीं पे भी उन्होंने ये formula लिखा नहीं है, but पूछते हैं वो, right? So ऑब्वियसली कोई क्लेम नहीं करता, कोई करता नहीं, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है एनसीईआरटी वाला, जिसमें I1 I2 सेम है, ठीक। नाउ व्हेन I1 इज इक्वल टू I2, दोनों सोर्स सेम इंटेंसिटी के हैं और उसको हम बोल रहे हैं I0। जब सेम है तो I1 I2 नहीं बोल सकते, तो I0 बोल दिया उसको। तो वही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जरा देखो, I रिजल्टेंट क्या बनेगा, I रिजल्टेंट I0 प्लस I0, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I0 I1 I2 cos फाई। कुछ नहीं किया है, उसी फॉर्मूले का स्पेशलाइज फॉर्म है जहाँ पे इंटेंसिटीज दोनों की सेम है। गाइस ये क्या हो जाएगा, ये 2I0, ये आ जाएगा 2I0 cos फाई। थोड़ा सा टेक्नोमेट्री का हेल्प लेंगे तो ये हो जाएगा 2I0 कॉमन 1 प्लस, और ये जब भी दिखता है तो हम क्या करते हैं, वही करते हैं जो हमेशा करेंगे, इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो ये जाएगा 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 और ये जाएगा 4, देखो 4I0 cos स्क्वायर फाइव बाई, ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में दिखेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही जो डेरिवेशन भी किया है वो I0 लेके किया और यहाँ पहुँचते हैं। बट मैं बता दूँ कि आपको फॉर्मूलेज वो भी याद रखने हैं, I1 I2 अलग अलग वाले भी, बट ये भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि अगेन सेम चीज़ है, जब सेम होगी इंटेंसिटी तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे, I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाइव बाई 2। क्या एग्ज़ाम में आपको देंगे, एग्ज़ाम में आपको ये बता देंगे, आपको ये नहीं बताएंगे, फाई आपको नहीं बताएंगे, वो आपको देंगे कि पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 3 है, ऐसा बोल देंगे। जिस जगह पे मैं इंटेंसिटी देख रहा हूँ उस जगह पे पाथ डिफरेंस जो है दोनों लाइट सोर्स का लैम्डा बाई 3 है। फेज डिफरेंस आपसे छुपा लेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल डेल्टा फाई, ये जो फाई है यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस ही तो है, तो डेल्टा फाई इज़ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर मान लो ये केस आपको दिया हुआ है तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, ये हमेशा आपको लैम्डा का मल्टीपल ही मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि वो लैम्डा कैंसिल होगा, ये एंगल आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अब ये जो फेज डिफरेंस है वो आप यहाँ पे प्लग इन करेंगे, अब बाकी कैलकुलेशन इसके कर लेंगे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसका एक और स्पेशलाइज फॉर्म है, मतलब मैं जितने फार्मूले से बता रहा हूँ ये आपकी कॉपी में एक एक करके एकदम ढंग से लिखे होने चाहिए, क्योंकि अगर ये फार्मूलाज आपके पास नहीं लिखे होंगे यू गाइज विल स्ट्रगल ए लॉट इन सिंपल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्टेंट फार्मूला व्हेन इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 5, I naught is the intensity of single individual source, right? Single individual source। अच्छा, अब इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा हम और इसके स्पेशलाइजेशंस हैं, ये लिख लिया है। I resultant is equal to 4I naught cos square 5/2। यहाँ पे मैक्स, अब थोड़ा मैक्स अलग हो जाएगा ना। आई मैक्स क्या होगा इस केस में, तो सिंपल है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 4I naught। गाइस ये वही फॉर्मूला अगर वहाँ पे आप करते ना तो यही आता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन्स होते हैं हमें, अगर आप यहाँ से निकालते हैं तब भी वही आता था। आई नॉट प्लस आई नॉट 2 स्क्वायर रूट आई नॉट, उसका स्क्वायर 4I naught, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो आता 4I naught ही, तो सीधा हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, आई मीन क्या आएगा इस केस में, जब दोनों सेम हैं आई मीन 0 हो जाएगा। -4 नहीं डियर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर तुम -1 लोगे ना तो ठीक है, कन्फ्यूजन होता है, अच्छी बात है। -1 लोगे तो भी वो 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अब उसको हम लोग उससे रिलेट करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला था पहले वाला वो क्या बोलता है। अगर आई नॉट माइनस आई नॉट कर दोगे स्क्वायर रूट तो 0 हो जाएगा, राइट? तो ऐसा नहीं कि दोनों जगह से अलग रिजल्ट आएगा, बट इस रिजल्ट देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। इसीलिए इस फॉर्मूला को गाइस, ये बहुत बड़ा एक कहते ना कि कन्फ्यूजन बोलो कि एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स जो हैं इसमें गलती करते हैं। इस फॉर्मूला को ना हम इस तरह से अगर देखें, आई रिजल्टेंट, थोड़ा ध्यान देना प्लीज़, क्या मैं आई रिजल्टेंट को आई मैक्स टाइम्स कॉस स्क्वायर 5/2 लिख सकता हूँ? बताओ समझ में आई बात कि नहीं? क्योंकि आई मैक्स 4I naught है, तो आई रिजल्टेंट को बोल सकते हैं आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। तो कभी कभी वो क्या बोलेंगे कि ये आपको निकालने के लिए अलग से वो दिया रहेगा प्रोविज़न, पार्ट डिफरेंस दिया रहेगा, आप फेज डिफरेंस निकाल लोगे। वो जानबूझ के लैंग्वेज को ट्विस्ट करेंगे, बोलेंगे फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज़ दिस। आपने प्रॉब्लम पढ़ी, आपने सीधा फॉर्मूला ये लगा दिया 4I naught वाला, और I naught को मैक्सिमम समझ के आपने रिप्लेस कर दिया और आंसर गलत आ गया। जब वो आपको मैक्सिमम दे रहे हैं तो आपको 4 नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना है, राइट? बस इतना ध्यान रखना है। आई रिजल्टेंट इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है। मैक्सिमम 4I naught ही रहेगी वो। देखो मैक्सिमम इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन फेज डिफरेंस, क्योंकि मैक्सिमम मतलब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम, तो वो तो 4I naught है। इस फॉर्मूले को हम आई मैक्स टाइम्स कॉस स्क्वायर 5/2 भी लिख सकते हैं। एक तरीका है लिखने का, राइट? एक तरीका है बस लिखने का। लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगा आपको ये, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन में गलती करोगे जल्दबाजी में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट I naught कॉस स्क्वायर 5/2। मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा बस ख़त्म होने वाला है, विल एंटर इनटू फिजिक्स अगेन। ये चीज़ हमें दिख रहा है कि यार ये इसके चलते हुए कहीं पे ये कुछ होगी, कहीं पे कुछ होगी। अभी हमने देखा कि अगर समहाउ कुछ प्लेसेस पे 5 की वैल्यू अगर मान लो 0 हो जाए, तो वहाँ पे हमको 4I naught मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि एक कॉमन मैन अगर इसको विजुलाइज करता है, आप जरा नॉर्मल फिजिक्स पे वापस आओ, अगर एक कॉमन जिसको फिजिक्स नहीं आती है वो बोलेगा कि मैंने 2 बल्ब जलाए I naught के, तो रूम में जो ब्राइटनेस होगी वो 2I naught हो जाएगी। यही तो बोलेगा वो, डबल हो जाएगी ब्राइटनेस।
फिजिक्स का स्टूडेंट बोलेगा यू आर रॉन्ग, डिपेंड्स ऑन दिस, ये 4 I0 भी हो सकती है और कहीं कहीं पे आपको कंप्लीट डार्कनेस भी मिल सकती है, कहीं कहीं पे आपको कंप्लीट डार्कनेस मिल सकती है, बशर्ते कंडीशन इज कि ये जो 2 लाइट सोर्स आप लेके बैठे हो वो कोहेरेंट हो। अगर वो कोहेरेंट नहीं होंगे गाइस, तो आप थोड़ा समझो कि ये जो हमको ऑब्जर्व, नॉर्मली में क्या ऑब्जर्व होता है, एक बल्ब जलाया थोड़ी ब्राइटनेस, दूसरा जलाया थोड़ी और ब्राइटनेस, ये ऑब्जर्व होता है ना हमको डेली। तो ये हमें क्यों नहीं ऑब्जर्व हो रहा है? यहाँ पे तो फिजिक्स कुछ और बोल रही है और ऑब्जर्व हमें ये होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि जब आपने ये फॉर्मूला लिखा, अगर आपके पास 2 लाइट सोर्सेज हैं, 2 लाइट सोर्सेज हैं S1 S2, if your phase difference is continuously changing, so ultimately what you will observe in this, अभी कभी ये वैल्यू 0 है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी फिर मतलब ये वैल्यू जो है 0 से लेके 90 तक सारे पॉसिबल वैल्यूज़ ले रहा है और इतना फास्ट चेंज हो रहा है, इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि मतलब वो इट इज़ सुपर फास्ट। 0 से 90 हुआ, फिर 90 से 0, सब ये फेज डिफरेंस बराबर बदल रहा है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई का जो परसिस्टेंस होता है ना, कितना 1/10 सेकेंड वॉट एवर, आप समझ ही नहीं पाओगे कि डार्क ब्राइट बन के निकल भी गया आपके सामने, आपको दिखे ही नहीं। यहाँ पे बन रहे हैं डार्क ब्राइट्स, बट आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इतनी फास्ट चेंज हो रहा है ना कि इट इज़ बियॉन्ड आवर परसीवेबल लिमिट्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस गाय विच इज़ नॉट कोहेरेंट, दिस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट बिकॉज द सोर्सेज आर नॉट दिस कोहेरेंट। तो हमें दिखेगा क्या? हमें दिखेगी टाइम एवरेज वैल्यू ऑफ दिस। किसी भी साइन या फिर कोसाइन फंक्शन का, किसी भी साइन फंक्शन का और कोसाइन फंक्शन का, ये चीज़ याद रखो एज ए कॉन्सेप्ट, मैथ्स में बहुत कम आएगी। अगर आप एक पूरे टाइम पीरियड पे एवरेज निकालोगे ना, तो वो जो एवरेज है डियर वो 1/√2 आता है, 1/√2। तो होगा क्या कि अब इस cos 5/2 की आपको एवरेज वैल्यू ऑब्जर्व होगी, वो होगी 1/√2। जब आप यहाँ पे 1/√2 डालोगे, स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 1/2। तो आपको जो रूम में ऑब्जर्व होता है वो ये होता है 4I0 इंटू 1/2, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये उड़ के आ जाएगा डबल। ये आपको नॉर्मली ऑब्जर्व होता है कि आपने 2 बल्ब जलाए तो डबल हो गई इंटेंसिटी। सो ये एनसीईआरटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का बड़ा ही रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, वाई वी डू नॉट ऑब्जर्व interference when we switch on 2 light sources and rather we get the intensity as double the intensity, why rather it should be 4I0। तो explain करो। तो आपको यही चीज़ लिखनी है कि 2 light sources are not coherent in general, so what we observe is a time averaged value of cos 5/2 which is 1/√2, and when we put that time averaged value we will get the intensity as 2I0। ये आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन, आपको अपनी जो मैंने बोर्ड एग्जाम की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी है उसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, ये लाइन उन्होंने लास्ट में लिख दी है अपने टेक्स्ट बुक में, एकदम छोटी सी, और उस पर क्वेश्चन बना के पूछते हैं वो आप। ठीक, और इसका कोई वेटेज नहीं है। वापस हम उसी जगह जाते हैं जहाँ पे हम स्टार्ट किए थे। ये तो वापस कोहेरेंट सोर्सेज पे आ गए। अभी हमें देखना है कंडीशंस फॉर ब्राइट स्पॉट्स। कंडीशंस फॉर ब्राइट स्पॉट मतलब कहाँ कहाँ पे में 4I0 दिखाई देगा, उसकी कंडीशंस, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भाई नॉर्मल सी तो मैथ्स का पार्ट होगा, मैथ्स का ट्रीट होगा, इस चीज़ को मैक्सिमम करना है,
ब्राइटनेस के लिए क्या हो, इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, इंटेंसिटी ड्राइव्स द ब्राइटनेस, राइट, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये चीज़ अगर हमको ब्राइट स्पॉट चाहिए मतलब ये मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब ये मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम होगा ±1 पे, ±1 पे। सो cos π/2 शुड बी ±1। अच्छा, cos π/2 ±1 कहाँ पे हो सकता है भाई? +1 अगर देखें तो 0 पे, 2 पाई, 4 पाई और -1 पाई, 3 पाई, ऑड मल्टीपल, तो इवन ऑड दोनों मल्टीपल आ गए, राइट। इसका मतलब 5/2 शुड बी जस्ट n पाई, क्योंकि हमें +1 भी चल रहा है, -1 भी चल रहा है, इसलिए हमने 2 नहीं लगाया। 2 लगाते अगर हमें सारे प्लस चाहिए होते, इवन मल्टीपल। ऑड लगाते मतलब n+2n+1 लगाते जब हमें सिर्फ इवन ऑड मल्टीपल चाहिए होते, लेकिन हमें दोनों चाहिए क्योंकि हमें +1 -1 दोनों से ओके है। तो 5/2 जो अंदर का एंगल है, दिस शुड बी n पाई। यू गाइज एग्री? इसका मतलब 5 क्या होना चाहिए? 2n पाई। दिस मीन्स जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? 2n पाई, जहाँ पे n जो है 0 +-1 +-2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 = 2n पाई मतलब क्या हुआ? फेज डिफरेंस क्या हो सकता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, लाइक दिस। रिमेंबर ये कंडीशन 5/2 पे आई थी n पाई की। 5/2 शुड बी एनी मल्टीपल, तो 5 विल बी 2n पाई इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। मतलब अगर वेव्स जो दो इंटरफेयर कर रही हैं, जिस जगह पे हम देख रहे हैं, क्योंकि स्पेस इंपॉर्टेंट है, जिस जगह पे हम देख रहे हैं वहाँ पे फेज डिफरेंस 0 हो जाए या 2 पाई हो जाए या 4 पाई हो जाए, तो आपको वहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो ये एंगल का कुछ मतलब नहीं रहता। ये फेज डिफरेंस ये क्यों पिक्चर में आया था? क्योंकि हमने वेव की इक्वेशन इस तरीके से लिखी थी, a sin kx - ωt। तो अब वी आर, because of maths we are bound to understand things in the terms of phi, but when we light sources are interfering, what we really observe is the space. That means this guy, where we are actually talking about, what will be the path difference at that location, वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी phi की कंडीशंस को हम पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे डियर, क्योंकि पाथ डिफरेंस हमारे लिए ज़्यादा क्रिटिकल है इन टर्म्स ऑफ लाइट का इंटरफेरेंस। इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हमको मैथ्स यूज़ करना हो इस फॉर्मूले को, लेकिन डे टू डे टर्म्स में हम इसको पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो पाथ डिफरेंस में अगर आप कन्वर्ट करोगे डियर, तो आप ये देखो डेल्टा फाई क्या था, या सिर्फ फेज डिफरेंस लिख रहे हैं तो फाई लिख लेते हैं, 2 π/λ टाइम्स द पाथ डिफरेंस। सो अगर ये चीज़ जो है वो 2n पाई टाइप की है, अब यही आया था ना 2n पाई, तो ये अगर 2n पाई है तो 2n पाई = 2 π/λ टाइम्स डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या आ गया? n λ। मीन्स डेल्टा x शुड बी 0 λ 2 λ लाइक दिस। जहाँ जहाँ पे भी पाथ डिफरेंस या तो 0 हो जाए या लैम्डा हो जाए या 2 λ हो जाए, यू विल सी अ ब्राइट स्पॉट। इसको आप थोड़ा नॉर्मली अगर समझना चाहो थोड़ा सा, वैसे तो मैथ्स यहाँ पे ख़त्म होती है, मैं यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ इस टॉपिक को, जैसा कि नॉर्मली टीचर्स कर देते हैं। मैं आपको एक इसका विजुअल दिखाना चाहता हूँ कि कैसा होगा। मान लो एक लाइट सोर्स ये रखा हुआ है और एक लाइट सोर्स ये, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, और मैं देख रहा हूँ इस पॉइंट पे डार्क होगा कि ब्राइट होगा। यहाँ पहुँचने में इसका जो पाथ है वो ये है, लेट्स कॉल दिस x1। इसको जो पहुंचना है वो है पाथ x2, राइट। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसको x2 चलना पड़ेगा पहुंचने के लिए लाइट वेव को, और इसको x1 चलना पड़ेगा।
तो पाथ डिफरेंस मेरा क्या हुआ, x2 माइनस x1। हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, विच इज़ क्वाइट, अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स के अच्छे स्टूडेंट हो तो विच इज़ क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता, मतलब जो कि इस केस में पॉसिबल ही नहीं होगी, ये ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, दूर है, अगर मान लो कुछ ऐसा हो कि ये लैम्डा का मल्टीपल बन जाए, मतलब मान लो इसकी आई एक, ये हुआ एक वेव और लेट से 2 वेव, इसकी 2 वेव बन जाए और उतनी देर में इसकी 3 वेव बन जाए, तो इसका पाथ हुआ 2 लैम्डा, इसका पाथ हुआ लैम्डा, तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा, विच इज दिस। सो दिस विल बी अ ब्राइट स्पॉट। अगर कुछ और होता तो शायद डार्क बनता, तो अब डार्क की कंडीशन समझ लेते। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात सबको क्लियर हुई है कि एक्चुअल क्या हो रहा है स्पेस में? जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो दोनों के पाथ्स अलग अलग हैं, पाथ्स अलग हैं तो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, और पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, पाथ डिफरेंस कुछ इस तरीके का बन जाए, दोनों का 0 हो जाए, लैम्डा हो जाए, 2 लैम्डा हो जाए, तो उस केस में अब 0 भी पॉसिबल है। कैसे? अगर ये सोर्स था S1, ये सोर्स था S2, आपने इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लिया। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लोगे तो कोई पाथ डिफरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपको हमेशा 0 मिलेगा डिफरेंस, वहाँ ब्राइट स्पॉट होगा। ठीक है, सो अभी हम करेंगे कंडीशंस फॉर डार्क स्पॉट्स। ये क्या था? कंडीशंस फॉर ब्राइट स्पॉट्स। कंडीशंस फॉर, वही फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। 0 डार्क मतलब 0, ये चीज़ 0 हो जाए। 0 कब होगी? जब cos स्क्वायर 5/2 0 होगा, यानी कि cos 5/2 0 होना चाहिए, राइट? किसी भी एंगल का cos अगर 0 है तो मतलब कैसा होगा? एंगल π/2, 3π/2 ऐसे ही होगा, राइट? सो दैट मीन्स दिस शुड बी द फॉर्म ऑफ, यस, 2n + 1 टाइम्स π/2। अब आप n = 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2n + 1 है, अगर इक्वल टू 2n - 1, मतलब वो 2n + 1 और -1 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि आप सारे एंगल्स, मतलब सारे n की वैल्यूज़ में कवर कर लोगे, सब सेम वैल्यू आ जाएंगे आपके। तो आप इस पर डिस्ट्रक्टिव होगा, हाँ सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये लिखना मैं भूल गया, दिस इज डिस्ट्रक्टिव। सो 5/2 हो गया ये, तो ये 2 से 2 निकाल देते हैं, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी कुछ 2n + 1 टाइम्स 5। मतलब देखो n = 0 डालोगे तो क्या आएगा? पाई। n = 1 पे 3π, n = 2 पे 5π, तो ये सारे ऑड मल्टीपल्स आपके 5 के आते जाएंगे। बट अगेन हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं, हमें पाथ डिफरेंस से मतलब, तो अगेन इसको कन्वर्ट करेंगे पाथ डिफरेंस में, तो वही चीज़ लेके आएंगे, डेल्टा फाई या फाई इज इक्वल टू 2π/λ टाइम्स डेल्टा एक्स। फाई की वैल्यू ये लिखी हुई है, वो लगा देते हैं यहाँ पे, 2n + 1 टाइम्स पाई, देखो दैट इज़, मैंने लिख दिया वहाँ पे 2n + 1 पाई। दिस इज इक्वल टू 2π/λ टाइम्स डेल्टा एक्स। यहाँ पाई से पाई हुआ कैंसिल, ठीक है। सो डेल्टा एक्स के आगे देखो 2 को नीचे ले आओ, अब देखो 2 को यहाँ नीचे ला रहा हूँ तो इसको मैं n + 1/2 और टाइम्स लैम्डा लिख दूँ। ठीक लग रहा है आपको? n + 1/2 लैम्डा। अब अगर n की वैल्यूज डालोगे आप तो डेल्टा एक्स क्या आएगा? 0 डालोगे तो λ/2, 3 λ/1 डालोगे 1 + 1/2 3/2,
2 डालोगे तो 2 + 1/2 5/2, तो मतलब इस तरीके के मल्टीपल्स आपको लैम्डा के। और पाथ डिफरेंस है तो उसको नेगेटिव में लिखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिफरेंस ऑफ 6 and 8 इज़ 2, डिफरेंस ऑफ 8 and 6 इज़ ऑल्सो 2। डिफरेंस मतलब कितना डिफरेंस है दोनों में। तो पाथ डिफरेंस में मतलब है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो। मतलब जब आधी वेव उसकी, मतलब पाथ डिफरेंस जो हो उसमें हाफ वेव आगे निकल जाए कोई, तो जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये भी आप इसको विजुलाइज कर सकते हो इस जगह पे। अगर कुछ ऐसा हुआ होता कि इसकी हाफ ही वेव आती तो दोनों एकदम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करते हैं, एक लूप ऊपर होता एक लूप नीचे होता एग्जैक्टली नीचे, तो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड यू विल गेट अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दीज आर द कंडीशन फॉर डार्क स्पॉट्स। तो ये हमारे डार्क स्पॉट्स। ये हमारे डार्क स्पॉट्स। Always the maxima will be found by constructive। मैक्सिमा, यस, मैक्सिमा विल ऑलवेज बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिव, जो कि हमारा मैक्सिमम है। क्योंकि इंटेंसिटी मतलब लाइट, देखो लाइट के केस में इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब ब्राइट और डार्क। साउंड के केस में क्या होता है कि भाई कितना ज़्यादा लाउड सुनाई दे रहा है या फीबल सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे डार्क और ब्राइट का मतलब ही क्या हो रहा है कि ज़्यादा इंटेंसिटी कम इंटेंसिटी, और कम मतलब कितनी कम कि जीरो हो जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे चीज़ मिनिमम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो बिल्कुल कंप्लीट डार्क हो जाता है। ठीक, अब इस पूरी चीज़ को ऑब्जर्व करना क्यों हमारे इतना डिफ़िकल्ट है, इस पूरी चीज़ को ऑब्जर्व करना इसलिए डिफ़िकल्ट है गाइस, क्योंकि मेन कहानी इसकी है। इसको कैसे टाइम इंडिपेंडेंट किया जाए, इसको, क्योंकि आप लैब में कैसे भी मतलब सेम मटेरियल के सेम चीज़ के सोडियम लैम्प बनाओ, एलईडी लैम्प बनाओ, बाय द जस्ट इनहेरेंट नेचर ऑफ द लाइट सोर्स ये फाई कभी कांस्टेंट होता ही नहीं। उसकी वजह से यंग को इतना टाइम लगा अपनी बात प्रूव करने में, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली आप दिखाओ कैसे एनवायरनमेंट में डार्क और ब्राइट बने। तो उसने क्या किया, अब इसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे और उस वीडियो का मेन थीम क्या है। यंग ने क्या किया, उसने बोला ठीक है, अगर मैं 2 अलग अलग सोर्स लूँगा S1 एंड S2, तो ये कभी कोहेरेंट नहीं होंगे, नेवर कोहेरेंट। तो मैं अपनी बात कभी प्रूव नहीं कर पाऊंगा इन लोगों को। वॉट ही डिड वॉज अ जुगाड़। उसने बोला कि ठीक है, मैं एक सिंगल लाइट सोर्स लेता हूं S, और इसके सामने रखता हूं एक कार्डबोर्ड ऐसा, तो पूरी लाइट ब्लॉक हो गई, पूरी लाइट ब्लॉक हो गई। अभी इस स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखे, यहाँ पे सामने उसने स्क्रीन रखी, उसमें कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा ब्लॉक हो गई, कंप्लीट डार्कनेस, कंप्लीट शैडो, क्योंकि इस कार्डबोर्ड ने पूरा स्क्रीन को हाइड किया। फिर उसने इसमें 2 स्लिट्स कर दिए। वो स्लिट्स ऐसे किए कि दे वर एट द सेम लोकेशन। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम रखा, तो क्या हुआ, यहाँ से भी थोड़ी सी लाइट आगे जाएगी, यहाँ से भी थोड़ी लाइट आगे जाएगी। सो दे विल इवेंचुअली बिकम 2 डिफरेंट सोर्सेस। अब उसने जो स्क्रीन पे पैटर्न बनाया, उसको एकदम मज़ेदार पैटर्न दिखाई दिया, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरीके से। ऐसा क्यों हुआ, अब ये कोहेरेंट कैसे बन गया एकदम से, क्योंकि इन दोनों सोर्सेस का, ध्यान समझना, इन दोनों सोर्सेस का डैडी एक ही है, राइट। तो जब एक ही डैडी हैं दोनों के, तो अगर डैडी कुछ भी चेंज करेंगे अपने फेज़ में, तो वो फेज़ डिफरेंस इसको भी मिलेगा, इसको भी सेम उसमें मैनिफेस्ट होगा। मान लो इसने अभी फेज़ इसका 0 है, अभी 0 से π/3 हुआ, तो π/3 इसको भी मिलेगा, π/3 इसको भी मिलेगा, क्योंकि ये सेम ये डिस्टेंस तो सेम है इनकी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्टार्टिंग का फेज़ डिफरेंस इनको मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर जो भी इसका जो फेज़ डिफरेंस है वो इसमें, मतलब इसके फेज़ के जो चेंजेस हैं वो इसमें और इसमें इक्वली मैनिफेस्ट होंगे, तो इनका खुद का फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा, इनका खुद का फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही
सोर्स से ड्रिवन है, ये उसने किया और उसकी वजह से उसको ये पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। ठीक है, तो एक वीडियो ये देख लेते हैं, उसके बाद विल टेक अ ब्रेक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेशन का पार्ट है इसमें YDAC की मैथ्स है थोड़ी सी, तो YDAC की मैथ्स उसके बाद करेंगे। पहले YDAC को देख लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है, कि YDAC उसने कैसे अचीव किया। तो वैसे तो उसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बट ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा उसने बहुत ज़्यादा फ्लैशी चीज़ें यूज़ नहीं करी हैं। फ्लैशी चीज़ मतलब कि जो चीज़ आप रूम में क्रिएट नहीं कर सकते, इसने रूम में आप जो क्रिएट कर सकते हो वही चीज़ यूज़ करके इसने बनाया है YDAC बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो दो स्लिट्स इसको बोलते हैं डबल स्लिट। ठीक है, to you a practical experiment called Young's double slits, named after a bloke called Young, who did loads of really cool physics. And this experiment uses 2 slits, as the name suggests. And this is really an amazing experiment, and you've got to do it yourself to really appreciate it. But I want to thank you for this video first. If you're in my class, laser. If you look really closely, you can probably see 4 slits in this slide. I'll show you a white one. Each of those things that you can see there, oh no, that's lovely, that's focused really nicely. So you can see that each of those things that look like one slit is actually a pair of slits. And the ones on the right are quite far apart. Basically, the ones on the क्या दिखा रहा है वो यहाँ पे? really close together. So these are double slits. उसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मतलब उसने अलग अलग सेट विड्स के लिए परफॉर्म किया। बट किसी एक को देखो तो ये ब्लैक जो दिख रहा है ना, ये पूरा वो कार्डबोर्ड था। ठीक है, मतलब ब्लॉक करने वाला, और जो वाइट लाइंस दिख रही हैं वो स्लिट्स है। तो कंडीशन ये है कि स्लिट्स बहुत ही थिन होने चाहिए, मतलब फ्यू mm। तो इसलिए उसने थोड़ा सा एक इसको थोड़ा व्यू को इसने मैग्नीफाई किया हुआ है। बट ये स्लिट्स थोड़े से बिल्कुल थिन स्लिट्स हैं, और ये थोड़ा सा थिक हैं, ये फिर और थोड़ा सा अलग विड्थ के है, ये अलग विड्थ के है। हमें क्या देखना है कि वो बैकग्राउंड में इसके पीछे एक सिंगल लाइट सोर्स रखेगा, तो स्लिट्स मतलब ये जो 2 अलग अलग जो गैप हैं दे विल एक्ट लाइक अ सोर्स, और इसके पीछे उस साइड पे स्क्रीन है। मतलब इसके इधर लैंप, सोडियम लैंप है या नियॉन लाइट जो रखी उसने, वो लाइट इस पे पड़ेगी, ये स्लिट्स पे पड़ेगी, स्लिट से वो डिवाइड होगी 2 अलग अलग सोर्स, और उनका इंटरफेरेंस वो स्क्रीन पे आपको दिखाएगा। आ रही बात समझ में? Slits. What happens when the light passes through these 2 slits is it spreads out. So when light passes through a narrow gap, it spreads out and diffracts. And then the light coming from each of those 2 slits can interfere. So I'm going to shine the laser light through. I'm going to use the leftmost pair of slits because that's going to work best. So I'm going to shine this laser through a double slit, and then all the way over there, I'm not sure if you can see it, is a screen. It's a long way away, and you'll find out why that is shortly. So this is a screen where he will show. Turn the lights off. I'm going to turn the laser on, and I'm going to direct the laser through 2 of the slits. So the laser light is going through a double slit, 2 slits very close to each other. All the way down there on the screen, you might just see some red. Now, actually, let me show you what it looks like without the double slit. Without the double slit, it looks like... So this is without a double slit, right? Normal, you projected some beam and it is looking like a spot, that's it. This is without the double slit. Double slit in the way. So the laser light is passing through both of those slits, it's spreading out, it's diffracting. But when it gets over here, you get this
very interesting pattern of bright and dark fringes. So it goes So- bright and dark and bright and dark. आपने देखा कि जब वो डबल स्लिट उसने नहीं यूज़ किया, जस्ट बीम पुश किया सीधा सीधा स्क्रीन पे, तो वी जस्ट सॉ ए सिंगल स्पॉट, वी जस्ट सॉ ए सिंगल स्पॉट व्हेन इट, उसने बीच में वो चीज़ इनेबल करी, बीच में स्क्रीन डाली और डबल स्लिट के थ्रू पास किया. सो नाउ यू आर सीइंग सेंटर पे एक आपको ब्राइट दिख रहा है एकदम. अब ये ब्राइट उस रेड से भी ज़्यादा ब्राइट है जो ओरिजिनली आपको सिंगल सोर्स से दिख रहा था, राइट. दिस इज़ ऑलमोस्ट वाइटिश हो गया, इतना ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है. इसका मतलब फ़ोटो ऐसा आ रहा है बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी. फिर ये जो बगल में आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली ये डार्क है. क्या हुआ है कि वो बेसिकली जो लाइट उस स्क्रीन पे पड़ के ना थोड़ी सी डिफ्यूज़ हो रही है साथ में, तो आगे फैल रही है. बट है एक्चुअली क्या कि यू हैव अ ब्राइट हियर एंड ब्राइट के जस्ट बगल में यू हैव अ डार्क, फिर एक ब्राइट, ये वाला डार्क देखो काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, राइट. और इस डार्क के जस्ट बगल में फिर से ब्राइट है और फिर से डार्क है और फिर से. तो ये जो पैटर्न है ये क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? क्योंकि ही हैज़ क्रिएटेड द टू सोर्सेज विद अ सिंगल सोर्स. नॉर्मली आप ऐसे करोगे आपको नहीं दिखेगा, राइट. So that is what he is showing. Bright and dark and so on. So this is a two-slit interference pattern of light. Now if you're in my class, we've already done this with other things. We've done this with sound. So we had two sources of sound, same frequency, playing the same pitch. And we walked past them and we noticed that in some places the sound was loud and in some places it was really quiet. I also tried to demonstrate it with ripples on a pond. The Veritasium video has got a really good video of that, where you can clearly see some bits where the water ripples. ठीक है, आई थिंक दैट इज. इसके बाद उसने डिफ्रैक्शन दिखाया है, तो वो अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है अभी. Here it is. This is the two-slit diffraction pattern. ठीक है गाइस. सो दिस एक्सपेरिमेंट यू विल डू इन योर स्कूल्स. आपका स्कूल आपको कराएगा तो शायद आप करोगे. और इसका एस्पेक्ट क्या होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज़ करके वी फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. लाइट की वेवलेंथ हमें मालूम है इतनी होती है, बट देयर इज एक्सपेरिमेंट विच इज़ डन इन 12th ग्रेड विच यू विल डू इन स्कूल. सो आपको यही चीज़ स्कूल में रेप्लिकेट करनी है. सो आई गेस व्हेनेवर जब भी ये स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता है तो यू डू इट, ताकि आपको एक्साइटमेंट भी आए कि आपने खुद से इसको प्रोड्यूस किया है. और नाउ व्हाट वी गोना स्टडी इन द सेकेंड हाफ, जो हमारा स्कोप है मैथ्स का, ये जो लोकेशंस हैं, राइट, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, we are mathematically we're going to find out where there will be a dark and where there will be a bright, right, depending on the wavelength of the light. How do we pinpoint to what is the coordinate of these points, right? That is the scope of the next section. Okay guys, okay, so let's take a break. We'll resume in 10 minutes.